गुड इवनिंग बच्चों। अब हम सर्कल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे आपको पता है कि डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डायमीटर। तो कितने सारे डायमीटर पॉसिबल है? अगर इसकी बात करें तो इनफाइनाइट डायमीटर जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम किसी पार्टिकुलर टाइप के डायमीटर की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइप के डायमीटर की बात कर रहे हैं। कैसा डायमीटर? क्योंकि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के डायमीटर की हमने बात की। तो डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब इस डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? दिस इज द locus of midpoint of parallel chords. Locus of midpoint of parallel chords. तो कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? बहुत सारे हम पैरेलल कॉर्ड्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये है, ये है, ये है। इन सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। और आपको पता है कि जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि आप बोलोगे वो सेंटर से होके पास करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है? इन फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की इक्वेशन, तो इनको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c1, अगले वाली हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c2, थर्ड वाली को हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c3। ऐसे इनफाइनाइट हमारे पास ये पैरेलल लाइंस होंगी जिनके मिड पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। अब बहुत सिंपल है, ये इसका सेंटर होगा जहां से ये पास करेगी। अगर सर्कल की इक्वेशन आपने ये ले रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा सेंटर है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट से पास करने वाली ये जो लाइन है ब्लैक कलर वाली, इसको आप डायमीटर कह रहे हो, तो ये यहाँ सेंटर से होकर पास करेगी। और इसका स्लोप अगर m है तो आपने सीधा इसको लिखा कि दिस इज y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, दैट मीन दिस इज x इज इक्वल टू माइनस my। जैसे लिखना है, ये इसका डायमीटर हो गया। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कि फाइंड the equation of the diameter to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, which is parallel to the chord, सॉरी पैरेलल नहीं, corresponds लिखेंगे क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसको आप निकाल जाए। corresponds to the chord x plus
बी वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल हो गया। हम इसको इस तरीके से डील करेंगे कि भाई ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड ले लिया हमने, इसी पे परपेंडिकुलर और इसकी पूरी फैमिली पे परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और ऐसे ये परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे जाएगा और ये इसके सेंटर से होके पास करेगा। तो वो सर्कल का सेंटर पता ही है, तो इसमें ज़्यादा उलझते नहीं है। सेंटर का सर्कल आपको वो सेंटर आपको पता है -c-f। और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे भाई इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी सर vx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज पासिंग थ्रू माइनस जी माइनस एफ। तो k की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पुट करके निकालेंगे तो माइनस बी जी होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस एफ होगा, माइनस एफ आ जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई और k की जगह हम लिख देंगे बी जी माइनस एफ that is equal to 0. This is the equation of chord correspond to equation of diameter correspond to this chord. ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें वो है हमारा पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, लेकिन सिंपल डेफिनेशन आप याद रखें। अब देखिए हमारे पास सर्कल्स गिवन होंगे, ये 3 केस ले रहा हूँ मैं। एक सर्कल यहाँ है, इसके आउटसाइड एक पॉइंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y है। यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक कॉर्ड है। यहाँ से कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। मैं 2 ड्रॉ कर लेता हूँ। इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हमें नॉर्मल टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस वाले पॉइंट पे। इधर भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉर्ड के, और एक यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट होंगे, मैंने सिर्फ 2 ही सेकंड के रेस्पेक्ट में लिया है। अब इन सबको जो ज्वाइन करने वाली है जो लाइन होगी, इस लाइन को आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड पोलर। तो मैं लिख रहा हूँ ये है हमारा पोलर और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोलर। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपके पास s इज इक्वल टू 0, तो पोलर की इक्वेशन जो होगी वो आपके पास आ जाएगी दैट इज t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 की मीनिंग आपको पता है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट जो है वो हमारा इसके सर्कमफेरेंस पे आ जाए, सपोज यहाँ पे हमने वो पॉइंट ले लिया दैट इज p एंड द कोऑर्डिनेट इज x1 y1, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो टेंजेंट हमने ऐसे बना लिया। सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेते हैं कॉर्ड्स। ये ड्रॉ होगी, 2 कॉर्ड ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ से कितने इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2 ही कॉर्ड ड्रॉ किए। अब हमारी टेंजेंट की बारी है, तो टेंजेंट हमने लिया। एक टेंजेंट जो है ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। एक टेंजेंट हमारा यहाँ ड्रॉ होगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और एक टेंजेंट हमारा इधर ड्रॉ हो गया। दूसरा टेंजेंट हमारा इधर ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
और दूसरा इधर ड्रॉ हो गया। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है ट्रांजेक्ट्स का। तो यहाँ से भी अगर निकाले तो यही आ रहा है हमारे, इसी पे आके दोनों कट करेंगे, इधर से इस पे कट करेंगे क्योंकि यही टैंजेंट था हमारा। ये वाला आप चाहे तो हटा दें, अनडू कर देता हूँ मैं, इससे आपको दिखाता हूँ। इसको भी अप्लाई करें, ये फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टैंजेंट हमारा ड्रॉ हुआ, ये दूसरा वाला टैंजेंट जो है इसको आके यहाँ पे ऐसे कट करेगा। और इसका भी टैंजेंट यही आके ड्रॉ करेगा, ये टैंजेंट भी आएगा और इधर ही कट करेगा इसको, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये t इज इक्वल टू 0 ही होगा, यही वाली लाइन हो जाएगी जो t इज इक्वल टू 0। तो ये पोल और ये टैंजेंट जो है वो हमारा पोलर। सिमिलरली अगर इनसाइड पॉइंट हो जाए तो भी ऐसी सिचुएशन होगी, इनसाइड पॉइंट ले लें तो भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी। हमने एक पॉइंट ले लिया फिर, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए कि यहाँ से ऐसे पॉइंट ड्रॉ किया है हमने, वहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ये x1 y1, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ हो गया, सिमिलरली यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ हो गया, इसके एंड पॉइंट पे और ये जाके इसको कट करेगी। मैं इसको ऐसे पेंसिल से ये ज्वाइन कर दे रहा हूँ। सिमिलरली एक दूसरा कॉर्ड ले लें, पॉइंट P से पास कर रही है, इसके लिए भी टैंजेंट ड्रॉ करें, वो ऐसे कट करेगा और इन टैंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो है ज्वाइन करेंगे, वो हमारा पोलर होगा। ऐसे इसको पेंसिल से ज्वाइन कर लेते हैं, ये यहाँ पे कहीं मीट करेंगे और इनकी लाइन को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये हमारा पोलर, ये भी हमारा t इज इक्वल टू 0। तो ये पोलर पोलर की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसमें एक चीज दिख रही है कि अगर पोल जो है इनसाइड द सर्कल है तो पोलर जो होगा वो कंप्लीटली आउटसाइड द सर्कल होगा। जब वो सर्कमफेरेंस पे होगा तो वो कॉन्साइड करेगा उस टैंजेंट को, और अगर वो आउटसाइड होगा तो पोलर जो है वो इनसाइड होगा। हर केस में आपके पास पोलर की इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, दैट इज t इज इक्वल टू 0। तो ये कभी आए तो ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि एक टर्मिनोलॉजी कभी आए कि कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, तो P का पोलर ये है, तो
अगर ये पोल है और यहाँ पे कोई पोल ले लें हम, सपोज करो क्यू, और उसका पोलर यहाँ से पास करे तो इनसाइड है तो आउटसाइड होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे। तो कभी भी ऐसी बात है तो कॉन्जुगेट पॉइंट वाला ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर लोगे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ऐसे ही कॉर्ड वाले आपके पास रिलेशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। दो सर्कल्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं? देखिए क्या क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन मैं ले रहा हूँ कि दो सर्कल एक दूसरे से अपार्ट है, ऐसे। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो ये दो सर्कल्स हो गए और ये इनके सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया। इसका नाम हमने सी रख लिया, इसका नाम हमने सी डैश रख लिया। इसके रेडियस को हमने R1 ले लिया और इसके रेडियस को मैंने R2 ले लिया। अब CC डैश पे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि CC डैश जो है वो डिस्टेंस है, उसका नाम हमने D रख लिया। तो दो सर्कल्स एक दूसरे से अपार्ट कब होंगे, एक दूसरे को कट कब नहीं करेंगे? जब D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाए, राइट? ये आपको दिख भी रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है। ये इतना फालतू है, इसलिए D इज इक्वल D अगर आपके पास R1 प्लस R2 पे D जो है R1 प्लस R2 से ग्रेटर हो जाए तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ये ग्रेटर की कंडीशन। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं? तो ये देखिए, ये दो ट्रांसवर्स टेंजेंट इनको बोलते हैं। ये दो ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे और दो आपके पास कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे इस केस में? 4। ये आगे जाके यहाँ कट कर जाएगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करें हम, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे वो भी साथ साथ देखते चलते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा हमारे कितने? दैट इज इक्वल टू 4। सेकेंड कंडीशन ली, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। एक सर्कल ले लिया हमने, ये दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे। तो हमारे पास बात करें कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो एक हमारे पास ये हो जाएगा और एक टेंजेंट हम इधर से ड्रॉ कर लेंगे। और तीसरा कॉमन टेंजेंट जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो रही बात की कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन देखिए, हमने ज्वाइन किया इन दोनों सर्कल्स के सेंटर, आपको दिख रहा होगा ये C एंड C डैश की बात की थी हमने और उसका हमने नाम रखा था D। तो D अगर हमारे पास R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन एक्सटर्नल टच की होती है, ये काफ़ी यूज होंगी। और इस केस में आपको दिख रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे तो 3 होंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट के बाद हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को कट करें तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी। कट करें तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो सिर्फ दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे आपको दिखेंगे। इस टाइप का टच करके जा रहे हैं।
ये यहाँ कट करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट क्या है, दैट इज पी, है ना, ये पी है। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी ये याद रखनी है, ये भी कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। सी और सी डैश की बात करें जिसका नाम हमने डी रखा हुआ है, तो डी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि डी जो होगा वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2, मॉड साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा रेडियस बड़ा कौन सा रेडियस छोटा, एंड इट इज लाइज बिटवीन मॉड ऑफ R1 प्लस R2, ये याद रखना है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन ये बड़े काम की है, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगे वो आपके पास तो हो गए, वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। नेक्स्ट द फोर्थ वन, जब दो सर्कल से एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, तो ये ऐसे वाली कंडीशन होगी, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें वो सिर्फ एक होगा, और ये कंडीशन क्या होगी कि व्हेन d इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा। एंड द फिफ्थ वन, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन करेगा, अब कहानी क्या होगी कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है वो आपके होंगे नहीं। इस केस में क्या होगा कि d जो होगा वो इससे भी लेस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर होगा तो कट करेगा, तो d इज लेस देन R1 माइनस R2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे सीखना क्या है, अब देखो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो इन दोनों में से कोई भी सर्कल लेके हम कौन सा फंडा यूज कर लेंगे, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हम ये निकाल सकते हैं। तो मैं पहले वाला केस ले रहा हूँ कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट केस हमने लिया, हम दो सर्कल्स बना लेते हैं ऐसे, एक ये हमारा सर्कल है, एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ये छोटा सा सर्कल ऐसे, ये हमने रखा, ये इन दोनों के सेंटर्स मान लेते हैं, सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया, ये बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट एक ड्रॉ हुआ, और यहाँ से एक दूसरा टेंजेंट हम ले लेते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट की बात करेंगे अभी। यहाँ से देखिए कि इसके सेंटर को हमने ज्वाइन कर लिया, सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, और ये सारी कोलिनियर हो गई। हमने इनके सेंटर्स लोकेट कर लिए, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, और यहाँ से ये ड्रॉ किया तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसको हमने P ले लिया, इसको मैं M ले लेता हूँ, ये हमारे पास N है, और ये C है, और ये C डैश है। ये दिख रहा होगा कि ट्रायंगल PMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNC डैश। कौन सा, ए सिमिलरिटी, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90-90 है, तो इसका मतलब ए सिमिलरिटी से ये दोनों हमारे पास वो हो गए। अब इसका क्या फर्क पड़ा, तो आप बोलो कि सर PC अपॉन PC डैश इज इक्वल टू, ये इसका रेडियस क्या था हमारे पास R1, और इसका हमने माना था R2, ये आपके पास R1 अपॉन R2 आ जाएगा। इसका मतलब P जो है इसको एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R1 इज टू R2 रेशियो में। तो ये दोनों सेंटर्स अगर आपके पास गिवन है तो पॉइंट P आप लोकेट कर सकते हो, और पॉइंट P लोकेट करने के बाद क्या करोगे आप यूज कर लोगे क्या, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये चीज क्लियर होगी। अब यहीं पे हम उसकी बात करें कि ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अब बात करते हैं हम कि
ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होंगी उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो सर्कल ले लिया हमने, ये टेंजेंट जो होंगी वो ऐसी होंगी, हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ऐसे जाएगा, दूसरा टेंजेंट जो है वो मैं इधर से बना लेता हूँ। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी कि जो सेंटर है एंड आपके पास इसका सेंटर और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारे जो है वो कोलिनियर होंगे। इसका नाम हमने रखा था क्या, सी, और इसका नाम हमने रखा था सी डैश। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये हमारा 90, और इधर ज्वाइन कर लिया हमने तो ये 90, और इस पॉइंट को हमने क्यों रख लिया। तो देखो ट्रायंगल ये एन और ये हमारा एम, ट्रायंगल सी डैश एन क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एम क्यू। कौन सी सिमिलरिटी, ये 90 90 और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों सिमिलर हो गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सी क्यू अपॉन सी डैश क्यू, ये आपका क्या होगा R1 अपॉन R2, तो ये इंटरनली इसको बाइसेक्ट का वो इंटरनली R1:R2 रेशियो में कट कर रहा है, तो क्यू पॉइंट लोकेट हो जाएगा। फिर कोई भी एक सर्कल आप लोगे और SS1 = T² से आप वो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे कंबाइंड। सेपरेट करना होगा, सेपरेट करना आपको आता है, आपको बोला है कि भाई x या y का क्वाड्रेटिक बना के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पहला केस हमने निकाल लिया। अब सेकंड वन पे आते हैं कि जब ऐसे टच करे तो क्या होगा, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करे तो सिचुएशन क्या रहेगी, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली ऐसे टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट होंगे वो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हमने कर ली, वो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में P तो वैसे ही निकलेगा आपको, ये एक्सटर्नली इसको R1:R2 रेशियो में कट कर रहा है। ये वाला तो आपने निकालना पीछे सीख ही लिया है। अब इसकी बात करेंगे, जो ये कॉमन टेंजेंट होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये कॉमन टेंजेंट जो होता है इसकी इक्वेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए ऐसी लाइन है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, इसलिए इसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, अगर पहले वाले सर्कल की इक्वेशन S0 है और दूसरे वाले की S'0 है, तो ये S माइनस S डैश दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके इस डायरेक्ट कॉमन वो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब आ जाते हैं हम पार्ट थर्ड पे। जब उसको एक्सटर्नली कट कर रहा होगा तो वही सिचुएशन, जब कट करेगा तो दो ही टेंजेंट होंगे और पॉइंट पी आपको निकालना आता है। आपको बोला ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, कि पॉइंट पी निकालेंगे, फिर SS1 = T², उससे हम निकाल लेंगे। एंड द फोर्थ वन, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो तो आपके पास ये सिचुएशन बहुत आसान है, ये फिर से वही हो जाएगा। इस टेंजेंट की अगर बात करें तो वो क्या होगा, SS' = 0। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा हो गया कि पॉइंट निकलने के बाद पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है और ये टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन आपको पता ही है, तो आप निकाल सकते हो। आपको ये भी चेक करना आ गया कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे, आपको ये भी पता चल गया कि भाई एक्सटर्नली और इंटरनली जब टच कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
लेंथ की कहानी जो है हर बारी अलग अलग होती है। यहाँ पे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जब बात होगी तो हमने ये एक सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं। और हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। आप बोलो बहुत सिंपल है सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है और इसकी लेंथ निकालनी है, तो किस लेंथ की आप बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूँ पहले ये टेंजेंट ड्रॉ कर लें, फिर हम इस चीज को समझें। मैं बात कर रहा हूँ MN की, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिटवीन जो हमारे पास पार्ट होगा उसकी बात कर रहा हूँ। आप बोलो बहुत आसान सी चीज है भाई, PM हम निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट P हमारे पास हो तो PM की लेंथ हो गई √S1 और PN की लेंथ हो गई √S', और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज्योमेट्री यूज करूँ थोड़ी सी, ऐसा कोई फार्मूला हम डिराइव कर लें जिससे हम ये निकाल पाए। तो हमने एक छोटा सा काम किया, सबसे पहले तो इनके सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये इनके सेंटर ज्वाइन हो गए। फिर इसके सेंटर पे मैंने ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको परपेंडिकुलर होगा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसको परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और CC डैश को हमने थोड़ी देर के लिए जो इमेजिन किया है वो D डैश किया हुआ है, और D डैश किया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं, और इसका नाम कुछ रख देते हैं, दैट इज Q। तो आपको दिख रहा होगा C डैश NQ जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पहले ही 90 था, ये 90, ये 90, तो हमारे पास पैरेलल अगर ड्रॉ किया तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम धीरे धीरे रेक्टेंगल में चेंज हो गया। तो CC डैश अगर D है तो QN भी हमारा D हो जाएगा, और QN की लेंथ कितनी हो जाएगी जरा देखिए, ये पूरा R1 था तो R1 माइनस R2। अब इस ट्रायंगल में हम आ जाते हैं, इन ट्रायंगल MQN D की वैल्यू क्या होगी, तो D इज इक्वल टू अंडर, ये आप सीधा लेंथ ही निकाल लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बात करूँ सीधा MN की, तो MN हमारा क्या होगा, तो MN इज इक्वल टू √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ DCT। ठीक है, लेंथ ऑफ DCT। और सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ की ज्योमेट्री यूज करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट DCT अगर हो तो उसमें आपको क्या करना है, D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखोगे, इन दोनों फार्मूले से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ये जरूरी है। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया और आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको पहले शेयर किया जा चुका है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल की मीनिंग क्या है कि
दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल पास कर रही है तो सेम फैमिली की होगी, क्योंकि वो कोई पॉइंट शेयर कर रही होगी या पेयर ऑफ पॉइंट। तो मैं धीरे धीरे करके ये कंडीशंस लेता हूँ। दो कंडीशन समझनी है, बाकी उसके बाद सारी कंडीशन आपकी समझ में आ जाएगी। तो मैंने लिखा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of two circles। दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर सर्कल पास कर रही है तो एक सर्कल हमने ये ले लिया और दूसरा सर्कल हमने ये ले लिया। जो सर्कल को कट कर रही है। अब इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? अगर बात करें इन दोनों पॉइंट ए जो इसकी बात कर रहे हैं और बी, इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो कोई भी सर्कल हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, इस सर्कल को कट करते हुए हो सकता है, बस इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो इस सर्कल की इक्वेशन अगर हमने s इज इक्वल टू 0 ले ली और इस सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन s डैश इज इक्वल टू 0 ले ली, तो ये जितने भी सर्कल यहाँ से पास करेंगे वो सब एक ही फैमिली के होंगे, क्योंकि इनमें दो पॉइंट ये कॉमन होगा। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था वैसे ही हम लिखेंगे s प्लस लेमडा s इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये दोनों तभी 0 होंगे जब वो पॉइंट जो है इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। द सेकेंड है आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of a circle and a secant or a straight line। यहाँ की सिचुएशन है कि एक सर्कल है, उसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, इसलिए उसका नाम हमने सेकेंड रख दिया, या से कट कर रही है उसको। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? तो ये भी दो पॉइंट है, आप बोलोगे सब दो पॉइंट है, तो इससे पास करने वाली सर्कल्स जो हो सकती है वो इनफाइनाइट हो सकती है, ऐसे पास कर सकती है, ये सर्कल पे ये सर्कल ऐसे पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमने रख ली l इज इक्वल टू 0 और इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो s इज इक्वल टू 0 है। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? s प्लस डेल्टा l दैट इज इक्वल टू 0। ये उस फैमिली के सारे सर्कल्स की इक्वेशन हो जाएगी। पैरामीटर आपका लैम्डा है और उससे आप वो निकाल सकते हैं। मैं दो क्वेश्चन ले लेता हूँ और उन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे फिर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन of the circle passing through the point of intersection of x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equal to 0, and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 is equal to 0, and whose radius is 4.
बहुत सिंपल हो गया, ये आपके पास एस हो गया और ये हमारा एस डैश हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, required circle be equal to x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 plus lambda times of x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 that is equal to 0। फाइनली ये आ गया आपके पास, देखिए इसको लिख लेते हैं 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 10 लेमडा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 12 लेमडा माइनस 4 इंटू वाई एंड प्लस 40 लेमडा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए इसका हमें चाहिए रेडियस निकालना पड़ेगा जिसको हमें 4 के इक्वेट करना है, पैरामीटर एक ही है लेमडा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को रीराइट करना होगा। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, तभी आप जनरलाइज इक्वेशन निकाल पाओगे। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 10 लेमडा प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा एक्स, फिर आपने लिखा माइनस 12 लेमडा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा इंटू वाई एंड प्लस 40 लेमडा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा जी है। तो देखिए आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब माइनस 10 लेमडा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये हमारे पास जी स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास एफ स्क्वायर आ गया माइनस 12 लेमडा माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लेमडा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, एंड माइनस 40 लेमडा माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। और इसको किसके इक्वल लिख दोगे आप, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालोगे और लेमडा उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये बात समझ पा गई होगी आपकी। सिमिलरली एक लाइन वाला हम ले लें। अगर लाइन की इक्वेशन हो तो क्या हो, यहाँ पे लाइन होगी तो बस यहाँ लाइन की इक्वेशन आपको लिख देनी है, इक्वल टू 0 पुट करना है। फिर ऐसी कोई कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के साथ आप डील करेंगे और लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through two fixed point A x1 y1 and B x2 y2। तो भाई दो कंडीशंस दी हुई है तो दो पैरामीटर आपके मिल जाएंगे आपको। आपने बोला कि सर ये लाइन है, इस लाइन को आप इसको A ले लो और इसको B ले लो। तो इससे पास कटे वाली जितनी भी सर्कल्स होंगी, तो पहले तो मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका ये डायमीटर, और फिर अब मैं मान रहा हूँ कि इससे पास करने वाली जितनी सर्कल्स हैं उसकी इक्वेशन में निकालनी है। तो वो वही वाला पुराने वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि आप एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हो। इसका मतलब इस सर्कल की इक्वेशन आपको चाहिए, आप बोलो बहुत आसान है सर, डायमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे। ये सर्कल की इक्वेशन होगी आपकी x माइनस x1 सॉरी इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये हो गया। अब इसके साथ क्या करने का है हमें,
प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है तो या तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप निकाल के यहाँ लिख दो, या ऐसे डिटर्मिनेंट वाले उससे मेथड से लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो x, यहाँ y, यहाँ 1, वो सेम इक्वेशन आती है x1 y1 1। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने एक्सपेंड करना सीखा हुआ है, x2 y2 1 दैट इज इक्वल टू 0, वो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। और लेमडा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगा। तो ऐसी जब भी कोई क्वेश्चन है, बस ये 3 बातें याद रहेंगी। तो आपको एक सर्कल क्रिएट करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल क्रिएट करने के बाद जैसे हमने सर्कल क्रिएट किया, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लेंगे और वैसे ही लिख देंगे s प्लस डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ हो गए। बाकी कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है, वो क्वेश्चंस के साथ आपका डेवलप होगा। तो सारा असाइनमेंट आप कीजिए एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं और बता देता हूँ आपको कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ये यहाँ भी सीख सकते हैं, आप कैलकुलस में भी सीख सकते हैं कि दो सर्कल्स के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। मुझे लगता है ये मैंने पहले डिस्कस किया नहीं है आपके साथ, तो मैं कर लेता हूँ एक बार कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो सर्कल के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो हमने एक छोटा सा काम किया कि चलो सर्कल के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या होता है पहले तो वो समझिए। एक सर्कल हमने ये लिया और दूसरा सर्कल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो दूसरा कलर ये ले लिया। ऐसे टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स की मीनिंग होती है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ होंगे, दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ होंगे। मैं एक बार सर्कल फिर से थोड़ा ठीक बना लेता हूँ। एक दूसरा सर्कल मैं ले लूँ, देखिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट का ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पे, जो इधर से उनके पास करेगा कहीं से, और एक दूसरा टेंजेंट हमने इधर ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही हम नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनके सेंटर्स ले लेते हैं, सेंटर लोकेट करते हैं। यहाँ पे एक सेंटर C1 है और यहाँ पे हम ला लेते हैं इसका सेंटर C2। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया इसे। अब ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हमने ज्वाइन किया, ये है, और यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको ज्वाइन कर लिया। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए P लिख लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा P है और इन्हीं दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है उसको हमें थीटा बोलते हैं। ये थीटा हमें निकालना है। आप बोले कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वहाँ से दोनों टेंजेंट निकालें, फिर उनके बीच में हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा, बहुत टाइम लगने वाला है। तो ज़रा देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये 90, ये 90, और इन दोनों के रेडियस को जो ज्वाइन किया है उसको हमने ले लिया अल्फा। देखिए ये अल्फा, ये दोनों 90 और P मिलके मैं लिख रहा हूँ थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस अल्फा, ये मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। तो हमें अगर अल्फा
निकालने हैं। तो अल्फा हमारे पास हो गया 180 माइनस थीटा, और अल्फा हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कॉस अल्फा जो होगा, प्रोजेक्शन के लिए आपने फार्मूला फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे होता है क्या, C1 C2 का होल स्क्वायर, उन दोनों के बीच का इस ट्रायंगल, सॉरी एक मिनट, पहले इसके रेडियस लिख लीजिए, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2। तो कॉस अल्फा के लिए फार्मूला होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2। हमें तो थीटा चाहिए, तो अल्फा की जगह हमने लिख दिया cos 180 माइनस थीटा, और वो नेगेटिव हो जाएगा, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने मॉड साइन यहाँ लगा दिया क्योंकि एक क्यूब निकालेंगे, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर, इसको हमने d लिख लिया, ये d स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2। बाद में इसको आप cos थीटा लिख दो, मॉड साइन है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एंगल आप निकाल पाओगे। जब सर्कल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे तो क्या होगा, तो 90 डिग्री पे कट करेंगे तो आप बोलोगे कि ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, तो डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर या डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये तब होगा जब टैंजेंट एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करें। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम लिखेंगे इफ दिस देन circles cut each other at right angle, और राइट एंगल पे अगर कट करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल्स। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है या फिर ऑर्थोगोनल सर्कल है, तो ऑर्थोगोनल सर्कल में आपकी कहानी क्या होगी, कोई एक अननोन होगा जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मुझे लगता है कि भाई आप क्वेश्चंस करोगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। थैंक यू।